नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बियॉन्ड जेके सुपर ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत कर चुके हैं और ज्योग्राफी में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को। और इंडियन ज्योग्राफी में कल हम लोगों ने चर्चा की थी भारत के नामों के ऊपर, और दूसरी जो हमने बात की थी वो की थी भारत की अवस्थिति के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम लोग 20 से 25 मिनट बात करने वाले हैं भारत के क्षेत्रफल और भारत की जनसंख्या के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में हम दो चीज़ों को आज देखने वाले हैं। एक हम बात करेंगे जनसंख्या की और दूसरी हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्लियर है? अगर हम क्षेत्रफल में देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि विश्व के 2.4% भूभाग है, जो कि विश्व का 2.4% भूभाग है। क्लियर है? और इसी 2.4% भूभाग पर विश्व की 17% आबादी निवास करती है। यानी कि जो हमारे देश की आबादी है वो कितनी है? हमारे देश की आबादी विश्व के आबादी का 17% है। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि हमारा जो देश है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो जो हमारा देश है उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये बात हमने गांठ बांध लेनी है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम कौन सा देश है, तो हमारा आंसर होगा रूस, जिसके पास विश्व का 7.09% भूभाग है। नंबर 2 बात करें उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो दूसरे स्थान पर है कनाडा, जिसका परसेंट है 9.98। तीसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो वह है अमेरिका, जो कि विश्व के भूभाग का 9.62% है। चौथे स्थान पर अगर हम बात करें तो चौथे स्थान पर आता है चाइना, जिसके पास विश्व का 9.59% भूभाग है। अगर पांचवें स्थान पर बात करें तो पांचवें स्थान पर आता है ब्राजील, जिसके पास 8.51% भूभाग है। और छठे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास है 7.69% भूभाग। उसके बाद 7वें स्थान पर दोस्तों अपना इंडिया आता है, यानी कि भारत आता है, जिसके पास विश्व का 2.4% भूभाग है। क्लियर है? आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें, जो 2011 में जो ज्ञात आंकड़े थे उनके अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़। और बात करें हम आज 2020 की, तो अनुमानता जो आज की जनसंख्या है, जो भारत की आज जनसंख्या है, वो 136 करोड़ पार कर चुकी है। क्लियर है? और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का अगर
पूछा जाता है कि कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश भारत का दूसरा स्थान है। क्लियर है। अगली चीज, अगर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हम नंबर 2 हैं। अब हम कुछ देशों की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा देश है जो हमसे पहले है और कौन सा ऐसा देश है जो हमसे बाद है। अगर हम अपने से पहले वाले देश की बात करें तो उसमें रिकॉर्डधारी बना है चाइना, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 142 करोड़ पार कर चुकी है। दूसरे स्थान पर हम लोग हैं, यानी कि हमारा देश भारत है। तीसरे स्थान पर जो है वो यूएसए है। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है और 5वें नंबर पर ब्राजील है और 6ठे स्थान पर पाकिस्तान है और 7वें नंबर पर नाइजीरिया है। और बात करें 8वें नंबर की तो 8वें नंबर पर बांग्लादेश है। क्लियर है। यानी कि हमसे पहले वाला देश तो चाइना है, जिसकी जनसंख्या वर्तमान में 142 करोड़ है, और हमारे बाद वाला जो देश है वो यूएसए है, और यूएसए के बाद इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के बाद ब्राजील है, और ब्राजील के बाद पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया है, और नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश है। क्लियर है। और उसी क्रम में बाकी के देश हैं। अब एक चीज और पूछी जा सकती है कि ऐसा कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें नंबर पर है, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वें नंबर पे है। तो ऐसा देश कौन है यारों? ऐसा देश है ब्राजील। क्लियर है। यानी कि अगर हम इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू लें तो जो भी देखिए ये एक पूरी तरीके से तो हम पढ़ रहे हैं भारत की जनसंख्या को और हम पढ़ रहे हैं भारत के क्षेत्रफल को। अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में 7वें नंबर पे है, और अगर हम बात करें जनसंख्या की तो भारत दूसरे नंबर पर है। क्लियर है। अगर हम बात करें, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ऑप्शन आपको 4 दिए जा सकते हैं और उसमें से पूछा आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जहां पर आपको 32,87,263 दिखे वहां पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। दूसरी बात, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि विश्व का कितना भूभाग भारत के पास है, तो आपको वहां पे 3.4 भी दे सकता है, 5.4 भी दे सकता है, 6.4 भी दे सकता है और 2.4 भी दे सकता है। लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2.4। यानी कि जो संपूर्ण विश्व का जो भूभाग हमारे देश के पास है, जो हमारे भारत के पास है, वो 2.4% है। क्लियर है। दूसरी चीज, क्षेत्रफल से आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दूसरी बात, आप लोगों को 4 देशों का क्रम दे दिया जा सकता है कि बढ़ते क्रम में उन 4 देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। आपको दे सकता है चाइना, अमेरिका, कनाडा, रूस। तो हमारा क्रम कहाँ से जाएगा? चाइना से और रूस की तरफ। और आपको ये भी प्रश्न दिया जा सकता है कि घटते क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों के नाम लिखिए। तो घटते क्रम में क्या होंगे? रूस से चाइना तक। क्लियर है। तीसरी चीज,
आप लोगों को जनसंख्या से पूछी जा सकती है कि भारत की जो अनुमानता वर्तमान में जनसंख्या है वो कितना क्रॉस कर चुकी है या कितनी है, तो हमारा आंसर होगा कि जो आज अगर हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो 2020 में जो भारत की जनसंख्या है वो 136 करोड़ पार कर चुकी है। क्लियर है। दूसरी बात, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस टाइम पर भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो हमारा आंसर होगा 121 करोड़। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा देश है जो जनसंख्या के मामले में भारत से आगे है, तो वो उस देश का नाम क्या है? चाइना है, जिसकी वर्तमान में जनसंख्या 142 करोड़ है। क्लियर है। अगला आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बढ़ते क्रम में उन 4 देशों के नाम बताइए, और आपको 4 देश दिए जा सकते हैं और आपको बोला जाता है कि बढ़ते क्रम में उन 4 देशों के नाम बताइए जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो हमारा आंसर इंडोनेशिया से चाइना की तरफ होता है। और अगर घटते क्रम में बताए तो हमारा आंसर चाइना से इंडोनेशिया की तरफ होगा, और जिसमें हमारा देश दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर यूएसए है, चौथे पर इंडोनेशिया है। और उससे भी जानदार क्वेश्चन और थोड़ा हटके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी 5वें नंबर पे है, तो उस देश का नाम यारों ब्राजील है। क्लियर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होंगे। बाकी आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। और इसे पढ़ने से पहले हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को समझ लेते हैं। बात करें अक्षांश रेखा या रेखाएं क्या होती है, तो इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये ध्यान रखनी है कि ये चाहे देशांतर है चाहे अक्षांश है, ये सारी की सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। क्लियर है। कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। क्लियर है। पहली चीज, जो अक्षांश रेखाएं होती है ये क्षैतिज रेखाएं होती है। क्लियर है। कैसी रेखाएं होती है? क्षैतिज रेखाएं होती है। यानी कि जब भी आप भारत का या विश्व का मानचित्र देखते होंगे तो आपको सपोज दैट ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर जो आप लोगों को इस टाइप से रेखाएं दिखती है, यही रेखाएं क्या होती है? यही रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती है। क्षैतिज रेखाएं होती है। जो क्षैतिज रेखाएं होती है, इन्हीं क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। क्लियर है। और अगर आप एक उठाओगे तो वो क्या होगी? अक्षांश रेखा होगी। क्लियर है। दूसरी चीज, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? किसी स्थान से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी कि किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। क्लियर है। दूसरी चीज,
अक्षांश दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। क्लियर है? यानी कि दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। उसके अलावा जो अक्षांश रेखा में आप लोगों ने और चीज ध्यान रखनी है, ये विषुवत रेखा के समांतर, अब देखिए यहां पे एक चीज विषुवत रेखा आई है, आगे मैं इसको भी समझाऊंगा। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। क्लियर है? इनकी जो संख्या होती है, अगर हम बात करें इनकी संख्या की, तो वो होती है 181। क्लियर है? इतनी ही चीजें आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। और अगर कभी कभी पूछा जाता है कि इनको किससे, इनका चिन्ह क्या होता है, किन से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फाई है। क्लियर है? अब हम लोग इस पूरे का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने अभी क्या समझा? अक्षांश रेखा। सबसे पहली बात आप लोगों ने यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप मानचित्र पे देखोगे, जो आपको पड़ी हुई रेखाएं दिखती है, अगर आप लोग यहां पर भी देख पा रहे होंगे, तो जो ये इस टाइप से जो ये रेखाएं हैं, कुछ कुछ गैप करके ये रेखाएं हैं, ये सारी की सारी रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। यानी कि जो रेखाएं क्षैतिज में होती है वो रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखा है। दूसरी चीज, अक्षांश क्या होता है? किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई, किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। क्लियर है? तीसरी चीज, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, जो दो अक्षांश है उनके जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। क्लियर है? चौथी चीज जो है, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगली जो चीज है, अगर इनकी संख्या पूछी जाती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 181 होती है। और अगर इनमें वृत्त की बात की जाए कि इनमें वृत्त कितने होते हैं, तो आप लोगों ने 181 में से 2 घटा देने हैं और इनकी जो संख्या होती है 179 होती है, यानी कि 179 होती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहां पे एक टर्म आया विषुवत रेखा को, इसको भी हम लोग समझते हैं। यानी कि विषुवत रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा वो रेखा होती है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। आइए अब समझते हैं अच्छे से विषुवत रेखा को। बात करें हम विषुवत रेखा की, यानी कि जिसको अंग्रेजी में इक्वेटर भी बोला जाता है, तो सबसे पहली बात आप लोगों ने यही ध्यान रखनी है कि जो पृथ्वी को, जो क्या करती है, पृथ्वी को उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में
में बांटती है वह विषुवत रेखा कहलाती है। क्लियर है? यानी कि जो क्या कर रही है, पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, एक भाग दक्षिणी गोलार्ध है, एक भाग उत्तरी गोलार्ध है, वो क्या है, विषुवत रेखा है, यानी कि इक्वेटर है। क्लियर है? दूसरी चीज, इसकी जो लंबाई है, विषुवत रेखा की जो लंबाई है वो 40,096 किलोमीटर है। क्लियर है? दूसरी चीज, जो ये विषुवत रेखा है ये पूरे विश्व में 13 देशों से होकर गुजरती है। क्लियर है? आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, वो ये 13 देशों से होकर गुजरती है। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक वर्क है, होमवर्क है कि आप लोग इन 13 देशों का नाम खुद सर्च करोगे। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको इन 13 देशों के नाम मिल जाएंगे। क्लियर है? उसके अलावा विषुवत रेखा हो गई, उसके अलावा अगर हम बात करें कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा कहां पर होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। क्लियर है? 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। जबकि अगर बात करें मकर रेखा की तो 23.5 दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। क्लियर है? आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। उसके अलावा आप लोग एक चीज और नोट डाउन कर सकते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगर बात की जाए विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। क्लियर है? एक चीज समझ हो गई आप लोगों को। दूसरा, विषुवत रेखा जो है उसकी लंबाई 40,096 किलोमीटर है। क्लियर है? तीसरी चीज जो है, जो ये विषुवत रेखा है ये विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। क्लियर है? चौथी जो चीज है वो क्या है, आप लोगों ने कर्क रेखा और मकर रेखा का नाम सुना होगा। जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाओं को ही कर्क रेखा बोलते हैं, जबकि 23.5 दक्षिणी अक्षांश को ही मकर रेखा बोलते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई होगी और आप लोग इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए जो आपके लिए ही बेनिफिशियल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, आप लोगों ने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का नाम सुना होगा, तो आइए डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, जबकि 66.5 अंटार्कटिक वृत्त किसे बोलते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। उसके अलावा एक चीज और आती है, उत्तरी ध्रुव
और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, और जबकि दक्षिणी ध्रुव किसे बोला जाता है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो यानी कि दोस्तों अगर बात करें आर्कटिक वृत्त की तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है। और बात करें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है। आज हम अपनी जो क्लास है वो हम लोग यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे, और कल आने वाली क्लास में हम देशांतरीय रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को ज़रूरतमंद छात्रों तक जरूर पहुँचाएं।